नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में अब एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं मुख्य चेहरे के तौर पर पशुपति पारस का नाम सामने आ रहा है। दरअसल पशुपति पारस एनडीए गठबंधन से काफी लंबे समय पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अलग थलग होकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब पूरी तरह से पशुपति पारस इस मामले पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पशुपति पारस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संसद के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को हम नहीं सहेंगे, क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान करने के बाद यहां पर कहीं ना कहीं सियासी हलचल को जन्म दे दिया है। उसके बाद से तमाम विपक्षी पार्टियां अमित शाह का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं और देखा जा रहा है एनडीए के सहयोगी दल होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल होने के बावजूद बिहार की राजनीति में पशुपति पारस ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसके चलते बिहार की राजनीति में सियासी कोहराम मचता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं पशुपति पारस शुरुआती दौर से काफी लंबे समय पहले से ही ये ऐलान कर चुके हैं कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ नहीं, अलग होकर लड़ेंगे और सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अब हाल ही में पशुपति पारस इस पर मोहर लगाते हुए नजर आए और अमित शाह के बयान का हवाला देकर उन्होंने एनडीए गठबंधन से साफ तौर पर किनारा कर दिया और ये कहते हुए नजर आए कि ये दलितों, महादलितों, पिछड़ों का अपमान है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है, जो कि कहीं ना कहीं अमित शाह के बयान में झलकता हुआ नजर आया। उसके बाद से क्या लगता है, क्या वाकई बिहार में एनडीए गठबंधन में अब बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं कदम पीछे हटाते हुए नजर आ रहे हैं? किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अमित शाह एक जिस तरह के बयान के बाद जो पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अमित शाह का कद जिस तरह से रहा है राजनीति में, वो लगातार अब एक तरह से सवालों के घेरे में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान वो कैसे कर सकते हैं सदन में खड़े होकर, जहाँ पर अम्बेडकर जी का संविधान के द्वारा सदन चलता है, देश चलता है, तमाम तरह के अधिकार हक लोगों को मिलते हैं। उस के निर्माता के ऊपर इस तरह की बयान देना, इस तरह की बात कहना अपने आप में कहीं ना कहीं तगड़ा कह सकते हैं कि उनके ऊपर प्रहार हो रहा है। लगातार विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी हो, सब लोग मिलकर अमित शाह के इस बयान को लेकर लगातार कह रहे हैं कि प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर बात है कि इतना बड़ा बयान संसद में खड़े होकर अमित शाह को नहीं देना चाहिए था। खुद उनकी पार्टी के लोग जिस तरह से बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन बचाव करने का जो तरीका है वो उनको सूझ नहीं रहा है, क्योंकि किस तरह से वो बचाव करे। क्योंकि आपने देखा कि जब अगले दिन बीजेपी के तमाम लोग संसद के जो कह सकते हैं कि जो एंट्री गेट है, मकर द्वार कहते हैं, वहां पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। वो नारेबाजी क्या कर रहे थे, किसी समझ से परे की बात है, क्योंकि आपके नेता ने बयान दिया, आप ही प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हो। तो ऐसे में खुद सवालों के घेरे में घिरते हुए नजर आए। साथ में उनको जब दो सांसद जख्मी हो जाते हैं, उनकी चोट को लेकर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी लगातार सवालों के घेरे में है। और वही अब पशुपति पारस का जिक्र जो आपने किया, देखिए जाहिर बात है कि मनीष, अगर हम बिहार के हवाले से देखें तो जाहिर बात है कि यहाँ पर चिराग पासवान के पास भले ही 5 लोकसभा की सीटें हों, खुद वो मंत्री हों, लेकिन अगर राजनीतिक हैसियत की बात करें, अनुभव की बात करें, तो बाकी उनके चाचा जो पशुपति पारस है वो एक अनुभव रखते हैं। उनके भाई रामविलास पासवान के साथ में उन्होंने बिहार की राजनीति को देखा, समझा, परखा है और हर गली कूचे से वो वाकिफ हैं। उनको जिस तरह से एनडीए ने नकार दिया है या एक तरीके से अलग थलग कर दिया है, उसके बाद चिराग पासवान ने भी उनकी मजम्मत बनाते हुए कहा कि भाई वो कब एनडीए का हिस्सा थे, वो रहे ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब पशुपति पारस ने जिस तरह का अनाउंसमेंट किया है, जो ऐलान किया है कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से अपमान किया गया है, उसके आधार पर हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, मुखालफत करेंगे और एक तरीके से 243 जो बिहार की विधानसभा सीटें हैं वहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो पशुपति पारस का जो ऐलान है अपने आप में बड़ा हो जाता है, क्योंकि बिहार में भी आप देखिए दलित वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा नजर आती है। यहाँ पर मांझी से लेकर हम चिराग पासवान और एक तरह पशुपति पारस हो, मुकेश सैनी हो, ऐसे तमाम लोग हैं जो उस कह सकते हैं कि जो समुदाय है उसकी राजनीति करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उनके लब खामोश हैं और उस बीच अगर पशुपति पारस ने हमला बोला है, हल्ला बोला है, तो इसका फायदा मुझे लगता है कि चुनाव में पशुपति पारस को हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में लोगों का एक इमोशन जुड़ा हुआ है, लोगों का एक प्यार जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह से उनको लेकर
जी। देश के गृह मंत्री कह सकते हैं कि बयान देंगे, विचार पेश करेंगे और बीजेपी के तमाम नेता अलग थलग बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे, तो जाहिर बात है कि इसका फायदा जो है वो विपक्षी दलों को होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर दिल्ली की ही बात करें, जी। आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि दिल्ली में 22-23% दलित वोट है। वहीं कांग्रेस पार्टी को तो हमने देखा जिस तरह से जी। बयान देने के अगले ही दिन वो ब्लू कलर के कपड़ों में नजर आ जाते हैं। राहुल गांधी जो अमूमन सफेद टी शर्ट पहनते हैं वो भी जी। नीले रंग की टी शर्ट में नजर आ जाते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो नाम है अपने साथ में जोड़कर, राहुल गांधी तो संविधान की कॉपी लिए यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, तो जी। जाहिर बात है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी फायदा उठाना चाहती है। लेकिन ये देखने वाली बात होने वाली है कि बीजेपी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए दिए गए इस तरह के बयान के बाद किस तरह का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की लहर ऐसा लग रहा था कि बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस बयान के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है और यही वजह है कि अब तक प्रत्याशियों का भी जो अनाउंसमेंट है वो नहीं हो पाया। आप देखिए जी। अब तक आम आदमी पार्टी ने लगभग सारे प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर दिया। आई थिंक इक्का दुक्का सीट रह गई है। जी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 20-21 नामों का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार मंथन का दौर जारी है और कोई भी नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं घिरी हुई है और इस बयान के बाद तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अमित शाह के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली हो या बिहार, दोनों ही जगह पर मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। तमाम सहयोगी दल बिहार के अंदर जिस तरह से पांव पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में एनडीए गठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। और वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं बिहार के अंदर अपने आप को अब एनडीए गठबंधन के तहत असहज महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा ऐलान कर दे। सर, दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ रहेगा कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार भी कदम खींच लेते हैं तो क्या पशुपति पारस और नीतीश कुमार एक साथ आ सकते हैं, एक साथ यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, क्योंकि यहाँ पर पशुपति पारस ने जिस तरह से अभी से अब तेवर दिखाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि भाई मुझे आप इतना हल्के में लेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दूंगा। एक बात। दूसरी बात, आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया। देखिए, नीतीश कुमार बहुत मजबूत कड़ी है बीजेपी के लिए बिहार में, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन रहा और उसमें अगर जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं होती तो यहाँ बीजेपी जो है इक्का दुक्का सीटों पर सिमटती हुई नजर आती। और ये बात खुद बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने कहा है। तो आप ये मानकर चले कि जेडीयू को कह सकते हैं इग्नोर करना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी को अगर 12 सीटें मिली हैं लोकसभा में तो 12 सीटें जेडीयू को भी मिली हैं, तो यानी कि लगभग बराबरी पे खड़ी है। और ऐसे में अगर जैसा आप वो जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर बीजेपी अगर से अलग अगर यहाँ पर जेडीयू हो जाती है तो क्या यहाँ पर बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है और क्या पशुपति पारस इस तरफ आ सकते हैं? देखिए, राजनीति है और देखिए उम्र का पड़ाव भी कहीं ना कहीं जो पशुपति पारस है और जो नीतीश कुमार है वो लगभग आसपास नजर आता है। राजनीति कह सकते हैं कि बहुत पुराने खिलाड़ी हैं दोनों, और अगर साथ में आते हैं और साथ में मिलकर चलते हैं तो यहाँ पर कोई बड़ी कह सकते हैं राजनीतिक उठक-पटक हो सकती है। और बीजेपी जो इस खुमार में बैठी हुई है कि भाई उसको यहाँ पर सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता, उसको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नीतीश के अलावा उनके लिए सहारे के तौर पर फिलहाल दूसरा कोई बड़ा विकल्प नजर नहीं आता। अगर नीतीश कुमार अपना कह सकते हैं दामन खींच लेते हैं तो बीजेपी को दोहरी मार यहाँ पर मिलेगी, एक तो राज्य स्तर पे और दूसरा केंद्र स्तर पर। तो यहाँ बीजेपी भी चाहेगी नीतीश कुमार किसी भी तरह से उनके साथ में रहे। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में पशुपति पारस कोई बड़ा गेम यहाँ पर कर सकते हैं, क्या कोई गेम चेंजर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बिहार बचाना मेरे ख्याल से बहुत खीर होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में पशुपति पारस और नीतीश कुमार अगर एक साथ आ जाते हैं और एनडीए गठबंधन से कदम पीछे खींच लेते हैं तो दोनों का साथ आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले नुकसानदायक साबित होता हुआ नजर आ सकता है। और जिस तरह से देखा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज से नीतीश कुमार की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। 5 दिन ये यात्रा निरंतर चलेगी और ये पहले चरण में 5 दिन चलेगी, उसके बाद कई और चरणों में इस यात्रा को चलाया जाएगा। लेकिन देखना यही होगा क्या नीतीश कुमार बिहार की जनता को एक बार फिर से साधते हुए नजर आएंगे, क्या बिहार की जनता के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, जो कार्य किए हैं, जो योजनाएं लेकर आए हैं, उन योजनाओं के माध्यम से बिहार की जनता नीतीश कुमार को एक बार फिर से क्या सीएम का चेहरा चुनती हुई नजर आएगी। और पशुपति पारस क्या कोई बड़ा यहाँ पर खेला करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पशुपति पारस लंबे समय से एनडीए से किनारा करते
लगाते हुए नजर आए, हाल ही में मोहर लगाते हुए नजर आए और मोहर लगने के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बयान का हवाला देकर उन्होंने एनडीए से साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और पशुपति पारस किस तरह से आंकड़ों को बदलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।